Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class, we will do poem number 1 from class 11th Hornbill book, that is a photograph written by Shirley Townsend. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पोएम बहुत ही सिंपल पोएम है. इसमें पोएम में जो शर्ले टाउनसन है, जो इस पोएम की पोएटेस हैं, राइटर हैं, वो इसको किसके बारे में लिख रही हैं? अपनी मदर के बारे में लिख रही हैं ये पोएम. ओके, एंड जो यहाँ पे फोटोग्राफ की बात की गई है, वो फोटोग्राफ और किसी की फोटोग्राफ नहीं है, वो उनकी मदर की ही फोटोग्राफ है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो क्या बोल रही हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 years or so. ओके, पहले इतना कर लेते हैं. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? जो कार्डबोर्ड है, यहाँ पर कार्डबोर्ड दो चीजों को रेफर कर रहा है. फर्स्ट वन इज द फ्रेम विच सपोर्ट्स द फोटोग्राफ. ठीक है, ऐसा फ्रेम. अब जैसे आजकल जो क्या होते हैं, फ्रेम जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, राइट. लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि कार्डबोर्ड के जो फ्रेम होते थे, ओके, एंड उस फ्रेम के ऊपर फोटो को क्या कर दिया जाता था? पेस्ट कर दिया जाता था. तो अब यहाँ पर ये जो कार्डबोर्ड है, तो ये फ्रेम के लिए भी है, प्लस कार्डबोर्ड यहाँ पे फोटोग्राफ भी है, क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर ही क्या लगी हुई है? फोटोग्राफ पेस्ट की गई है. ऑलराइट, तो अब क्या बोला जा रहा है कि कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, मतलब कि मुझे फोटो देखने से पता चल रहा है. मीन्स वो एक फोटोग्राफ देख रही हैं जिसके अंदर उनकी कौन है? मदर है. ओके, हाउ इट वॉज, अब क्या देख रही हैं वो ये बताया गया है. वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल कजन्स और उनकी मदर क्या करने जाती हैं? पैडलिंग करने जाती हैं. पैडलिंग क्या होता है? टू वॉक विद नो शूज थ्रू वाटर. जैसे समुद्र के किनारे देखते हो ना, बीच में जो समुद्र की लहरें आती हैं, एंड वहां लोग नंगे पाँव जो है वो चलते हैं, बेयर फीट चलते हैं, एंड पानी उनके पाँव पर आता है और उसको एंजॉय करते हैं. दैट इज नोन एज पैडलिंग. ठीक है, तो दो गर्ल कजन्स जो हैं वो पैडलिंग के लिए जाती हैं, एंड ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. और उन दोनों ने क्या किया हुआ है? उसकी मदर का, जो पोएट की शर्ले टाउनसन की जो मदर है, उनका हाथ पकड़ा हुआ है. ओके, तो इसका मतलब शर्ले टाउनसन की जो मदर है, ठीक है, वो सेंटर में है, और यहाँ पर उनकी दो गर्ल कजन है, एक कजन यहाँ है, एक कजन यहाँ है. ओके, और इन्होंने क्या करा हुआ है? इनके हाथ पकड़े हुए हैं. ओके, उसकी मदर के हाथ पकड़े हुए, मीन्स हर मदर वॉज इन बिटवीन द टू गर्ल्स. ओके, उनके बीच में है, सेंटर में है. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. तो और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो उनकी मदर है वो इन दोनों से बड़ी हैं. ओके, एंड कितने ईयर्स की हैं? अराउंड 12 years ऑफ एज की हैं. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. चलिए अब इन लाइन्स का मीनिंग देख लेते हैं. अब वो बोल रही है जो तीनों हैं, ओके, दे स्टूड स्टिल. ठीक है, वो एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि आप देखते हैं कभी हमें फोटोग्राफ लेनी होती है तो क्या करते हैं कि 2 मिनट रुको, पोज दो, फोटोग्राफ क्लिक करनी है, राइट. तो भी ऐसा हो रहा है, वो तीनों क्या कर रही हैं? रुक गई हैं, बिकॉज उनके जो अंकल हैं, दैट ही वॉज होल्डिंग कैमरा इन हिज हैंड्स, वो कैमरा लेकर खड़े हैं, एंड उन्होंने उनकी पिक्चर जो है वो क्लिक करी है. ओके, एंड उनके चेहरे पर क्या है? स्माइल है. थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर मतलब जैसे उस वक्त हवा भी चल रही होगी तो बाल जो है वो उड़कर फेस को कवर कर लेते हैं, उसी को यहाँ बोला गया है. ओके, अब अपनी मदर को वो क्या बोल रही है कि हर मदर यूज टू हैव अ स्वीट फेस. ओके, ऑब्वियसली जब हम भी अपने छोटे बचपन की फोटोग्राफ देखेंगे तो वो जो हमारा फेस होगा वो आज के फेस को बिल्कुल रिजेंबल नहीं कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि उस वक्त हम बहुत छोटे थे, और छोटे मासूम चेहरे जो होते हैं उनको मासूम कहा जाता है, क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है? मासूमियत होती है, स्वीट फेस होते हैं. तो इसीलिए वो अपनी मदर के फेस को क्या बोल रही है? स्वीट फेस बोल रही है, कि शी वॉज हैविंग अ स्वीट फेस. ओके, एंड दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. और बोल रही है ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी मदर खुद ही 12 साल की है उस फोटोग्राफ में, तो ऑब्वियसली वो अभी तो शादी भी नहीं हुई है उनकी, तो शर्ले टॉल्सन का तो आने का मतलब ही नहीं है. तो यही बोल रही है कि वो कितने टाइम पहले की फोटो, तब तो मैं थी भी नहीं, मीन्स मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी. ओके, सो इन लाइन से हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है? रिमाइंड्स अस अबाउट द टाइम गैप. ओके, कि कितने पहले समय की वो उनकी फोटो है, शर्ले टॉल्सन की मदर की. ओके, नेक्स्ट 2 lines. And the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. Okay, अब यहाँ पर जो आप समुद्र जो है, आप आज भी चले जाओ, अगर आप बचपन में कहाँ गए थे समुद्र देखने के लिए, ठीक है, बीच साइड गए थे,
तो अगर आप आज जाकर देखोगे तो आज भी आपको उसके अंदर कुछ ज्यादा खास चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र जो जितने भी नेचुरल वाटर बॉडीज होती हैं दे ऑलवेज रिमेन द सेम। ओके, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। वेयर एज अब यहाँ पर, लेकिन जो फीट, जो पैर, जो पैडलिंग करने के लिए वो गए थे, अब तब वो छोटी थी उनकी मदर, तो उनके पाँव भी छोटे छोटे होंगे। लेकिन अब उनकी मदर क्या हो चुकी हैं, आगे टाइम में बड़ी होंगी, और उनके पैर अब क्या हो गए हैं, फीट क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स द इटर्नल स्टेट ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, की जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स है ना जितने भी, वो क्या है, इटर्नल हैं, ठीक है, इमॉर्टल हैं, ठीक है, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है, दे आर परमानेंट, बट टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो उनको पैरों के साथ कंपेयर किया गया है। और यहाँ पर जो फीट है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी, और जो पाँव है, कहने का मतलब यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, टेम्परेरी है। ओके, दे आर हेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो इस धरती पर आए हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, एंड टेरिबली क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि टाइम के साथ ह्यूमन बींग्स के अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है। अगर आप छोटे से बच्चे जब बॉर्न होता है, आप उसके पाँव को कंपेयर करोगे, कुछ साल के बाद जब 5 इयर्स का हो जाएगा बिल्कुल डिफरेंट होंगे, देन अगेन बड़ा हो जाएगा 12 to 14 इयर्स फिर डिफरेंट होंगे, देन अगेन बड़ा हो जाएगा अराउंड 20 इयर्स फिर डिफरेंट होंगे, एंड देन वो ओल्ड एज में जाएगा तो आपको बिल्कुल उसके मुरझाए से पैर जो है वो नजर आएंगे, तो अगेन डिफरेंट होंगे। तो कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में बहुत असर आता है, चेंज आता है। वेयर एज जो सी है, सी हेयर सिंबलाइजेस द एटर्निटी और वी कैन से इमोर्टैलिटी, ठीक है, जो सी है, जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स है दैट आर इमोर्टल, ठीक है, वो परमानेंट है, हमेशा वैसे के वैसे रहेंगे, बट ह्यूमन बींग्स आर नॉट लाइक दैट। ऑलराइट, आई होप सो दिस पैराग्राफ इज क्लियर। सो इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में आई कैन से कि इन द फर्स्ट स्टैंजा किसके बारे में बात की जा रही है, शर्ले टॉल्सन की मदर के बारे में बात की जा रही है, एंड उनके मदर के चाइल्डहुड डेज की बात की जा रही है, क्योंकि जो फोटोग्राफ देखा जा रहा है, ओके, और उस फोटोग्राफ में कौन है, शर्ले टॉल्सन की मदर है, ओके, एंड उनकी 2 कजन्स हैं। अभी हमें आगे पता चलेगा 2 कजन्स कौन है। सो इतना आप लिख देंगे कि फर्स्ट स्टैंजा में किसकी बात की जा रही है, शर्ले टॉल्सन के मदर के बचपन की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। सम 20-30 इयर्स लेटर, अब 20-30 साल गुजर चुके हैं। ओके, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, यहाँ पर शी कौन है, शर्ले टॉल्सन की मदर। ओके, अब वो क्या बोल रही है कि 20-30 साल के बाद अब उसकी जो मदर हैं वो उस फोटोग्राफ को देख रही हैं, जैसे हम कभी आज अपनी बचपन की फोटोग्राफ को देखें, ठीक है, तो हम अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करेंगे, इन द सेम मैनर उसकी जो मदर है वो अपनी फोटोग्राफ को देख रही हैं। ओके, एंड वो क्या करती हैं, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, लेकिन जब वो फोटोग्राफ देखती हैं तो वो हंसती हैं। ओके, देयर वाज अ स्माइल ऑन हर फेस। सी बेटी एंड डॉली, तो इसका मतलब ये जो उनकी 2 कजन्स हैं, अब हमें इनके नाम पता चल गए हैं, क्या नाम है इनका, बेटी एंड डॉली। ओके, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, एंड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, मतलब कि अब वो रिकॉल कर रही हैं अपने बचपन को, और यहाँ पर दे किसके बारे में लिखा गया है, वो अपने पेरेंट्स की बात कर रही हैं कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे ड्रेस अप किया है बीच के लिए, क्यों, क्योंकि वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, ओके, वेकेशन एंजॉय करने के लिए गए हैं, एंड अब वो ऑब्वियसली बीच पर गए हैं तो उन्होंने वैसी ही ड्रेसेस डाली हुई हैं, तो अब वो रिकॉल कर रही हैं कि अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स ने कैसी ड्रेसेस हमें पहनाई हैं। ओके, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट एंड माइन इज हर लाफ्टर, देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो सी हॉलीडे है, अब शर्ले टॉल्सन हमें क्या बोल रही है कि जो सी हॉलीडे है वॉज हर पास्ट, यहाँ पर हर कौन है, अगेन मदर के लिए लिखा हुआ है, मॉम के लिए लिखा गया है कि जो सी हॉलीडे है वो मेरी मदर का पास्ट है, ऑब्वियसली, क्योंकि अब तो वो बड़ी हो चुकी हैं, ठीक है, एंड माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उनकी लाफ्टर, ठीक है, क्यों वो ऐसा बोल रही है, क्योंकि अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, और पहले वो क्या करती थी, अपनी मदर के साथ वो देख रही हैं, वो खुद, तब शर्ले टॉल्सन क्या थी, छोटी बच्ची थी। अब इस पैराग्राफ में शर्ले टॉल्सन की चाइल्डहुड डेज की बात की गई है, जिस वक्त वो अपनी मदर के साथ बैठी हैं, और वो मदर जो है उनकी, वो अपनी चाइल्डहुड फोटोग्राफ देख रही हैं और अपने
बचपन को क्या कर रही हैं, रिकॉल कर रही हैं, जितनी भी मेमोरीज है उनको याद कर रही हैं। ओके, तो शर्लेट ऑल्सन यहाँ पर यही बोल रही हैं कि जो मेरी मदर की जो सी हॉलीडेज थी वो उनका पास्ट था, ठीक है, एंड माइन इज हर लाफ्टर, और मैंने जो उनके चेहरे पर वो खुशी देखी, दैट वाज माय पास्ट, ठीक है। बोथ राय with the labored ease of loss. Both राय means they both were disappointed. दोनों ही disappointed है, क्यों? क्योंकि दोनों ने ही कुछ ना कुछ खोया है। This line is very very important. यहाँ से क्वेश्चन बहुत बारी आ जाता है। दोनों ने ही कुछ ना कुछ खोया है। क्या खोया है? उनकी मदर ने अपना बचपन खोया है, क्योंकि अब जो पास्ट टाइम है, जो चाइल्डहुड मेमोरीज है, वो टाइम क्या हो चुका है, दैट इज ऑलरेडी गॉन अवे, ठीक है, वो कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई शी इज रिकॉलिंग हर मेमोरीज। तो इसीलिए वो यहाँ पर कैसा फील कर रही है, नॉस्टैल्जिक फील कर रही है। नॉस्टैल्जिक का मतलब यही होता है जब आप पुरानी यादों को याद करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर दोनों ने ही कुछ ना कुछ खोया। मदर ने अपना खुद का बचपन खोया, कहने का मतलब अब वो वापस नहीं आएगा, एंड जो शर्लेट ऑल्सन है उन्होंने अपनी मदर को ही खो दिया है। ओके, तभी यहाँ लिखा था ना, एंड माइन इज हर लाफ्टर, मेरी पास्ट मेमोरी क्या है, उनकी हंसी, ठीक है, जब मैं उनको देख रही थी। जब कब? जब वो अपनी खुद की बचपन की फोटोग्राफ को देख रही थी। ओके, एंड माइन वॉज हर लाफ्टर एंड दे बोथ हैव लॉस्ट समथिंग इन देयर लाइफ। और यहाँ पर क्या एक्सप्रेस की जा रही है, फीलिंग ऑफ पेन इज प्रेजेंटेड हेयर। ओके, यहाँ पर फीलिंग ऑफ पेन दिखाई गई है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट करते हैं स्टेंजा। नाउ शी हैज बिन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगेन ध्यान दीजिएगा। नाउ शी हैज बिन डेड, तो इसका मतलब अब वो बोल रही है कि वो जो मेरी मदर है ना, शी कौन है, मदर, मॉम के लिए लिखा गया है। शी हैज बिन डेड, वो क्या हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, मतलब कि कौन सी गर्ल, जो फोटोग्राफ में गर्ल है, लेकिन उनकी मदर ही जब अब वो अपने बचपन में है, कितने ईयर्स की थी, 12 ईयर्स की थी। और बोल रहे हैं अब उनको नियरली मरे हुए उतना ही टाइम हो गया है। कहने का मतलब शर्लेट ऑल्सन ये बताना चाह रही है कि उनकी जो मदर है, जिस वक्त वो उनकी फोटोग्राफ में कितने ईयर्स की थी, 12 ईयर्स की थी, तो आज उनको मरे हुए कितने समय हो चुका है, 12 साल ही हो चुके हैं। ओके, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। दिस सर्कमस्टेंस मतलब यहाँ पर वही टाइम पीरियड जब उन्होंने अपनी मदर को खो दिया, राइट। तो बोल रहे मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मीन्स वो अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रही है यहाँ पे कि शी हैज गॉन स्पीचलेस। उनके पास अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी मदर को खोया। ओके, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, साइलेंस तो हमें पता है, हम बोलते हैं ना, टीचर बोलती है कीप साइलेंट, ठीक है, मतलब कि शांति रखो। तो इट्स साइलेंस साइलेंसेस, साइलेंसेस का मतलब अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, जब बिल्कुल ही कोई आवाज ना हो। तो कहने का मतलब ये दो लाइनें क्या बताई जा रही है कि उनकी जिंदगी में क्या हो गया है, कंप्लीट साइलेंस हो गया है। तो क्या मतलब कंप्लीट साइलेंस हो गया है, द साइलेंस दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हर मदर, क्योंकि अब उनकी लाइफ में उनकी मदर नहीं है, और जो मदर के जाने से उनकी लाइफ में एक शांति, जो एक खालीपन सा आ गया है, ठीक है, जो चुप्पी सी एक आ गई है। मेड हर कंप्लीटली साइलेंट, तो उस शांति ने उनको कंप्लीटली साइलेंट कर दिया है, ठीक है। लीविंग हर इन अटर पेन, और वो उनको जो शांति है वो बहुत गहरा दुख जो है वो देकर गई है। ओके, तो यही था आपकी पोएम में, बहुत सिंपल पोएम है। तो थर्ड स्टेंजा में तो वो मदर की डेड के बारे में बात कर रही है, क्योंकि मदर जो है वो अब जिंदा नहीं है। तो वेरी सिंपल पोएम थी ये। अब करते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एल्यूजन। देखिए एल्यूजन वर्ड किससे बना है, एल्यूड से। एल्यूड का मतलब क्या होता है, रेफर टू अ पर्सन और प्लेस और थिंग इनडायरेक्टली। जब हम किसी पर्सन या किसी प्लेस या थिंग या किसी इवेंट या किसी वर्क की बात करें और उसको इनडायरेक्ट वे में रेफर करें। कहने का मतलब अभी समझ नहीं आया होगा, एक एग्जांपल देती हूँ। शी हैड अ वे ऑफ अलूडिंग टू जीन बट नेवर सेइंग हर नेम, मतलब कि कहने का मतलब हमारे साथ कोई है, किसी के कान, मतलब कि किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या किसी को कुछ बात सुनाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन साथ में कोई बैठा है, इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो सुनने वाले के कानों तक पहुंच जाए कि उसके बारे में ही बात की जा रही है। अगर वो समझदार होगा तो वो इशारा समझ जाएगा कि उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो मैसेज उस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट रेफरेंस, उल्टे मतलब कि इनडायरेक्ट वे में बोलना, राइट। सो ये होता है एल्यूजन। तो यहाँ पर देखिए जो कार्डबोर्ड है दैट इज अ एल्यूजन,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है ना, वो हमें एक मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है? द कार्डबोर्ड्स लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी। हमें पता है कार्डबोर्ड जो है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, ठीक है, कुछ समय के बाद वीक पड़ जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो ये हमें किसकी हिंट दे रहा है, ठीक है, हमें क्या बता रहा है, एट द लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि कार्डबोर्ड हमें किसकी हिंट दे रहा है, कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ है ना, दैट वी ह्यूमंस आर नॉट परमानेंट ऑन दिस अर्थ, कि हम लोग यहाँ पर परमानेंट नहीं है, ओके। और वी कैन से इट शोज द ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ द ह्यूमंस। ये क्या दर्शा रहा है? ट्रांजिएंट स्टेट दर्शा रहा है ह्यूमंस की। ट्रांजिएंट का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी, कि ह्यूमन बींग्स क्या है यहाँ पर, ट्रांजिएंट है इस अर्थ के ऊपर, ठीक है, परमानेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट करते हैं पोएटिक डिवाइस, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ये आपको पता है, इट्स एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग कैरेक्टर दे दें, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अगेन कार्डबोर्ड इज पर्सोनिफाइड हियर। कैसे? क्योंकि पोएम की स्टार्टिंग में क्या लिखा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड कैसे किसी चीज को दिखा सकता है? ह्यूमन बींग्स ही तो किसी ना किसी चीज को दिखा सकते हैं ना। आप न्यू ड्रेस लेकर आए हो, अपने फ्रेंड को दिखाओगे, कार्डबोर्ड कैसे किसी चीज को कोई चीज दिखा देगा, ठीक है। तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड पर आपने स्ट्रेस देना, नॉट द वर्ड्स, ठीक है। जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, मतलब एक लाइन में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनका जो स्टार्टिंग का जो लेटर है, अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट और वो सेम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। देख लीजिए इस लाइन में, स्टूड स्टिल टू स्माइल, देख लीजिए सा, तीनों में सा साउंड आ रही है, बिगिनिंग का वर्ड है और कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट हो रही है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट, टेरिबली ट्रांजिएंट, ठीक है, टेरिबली ट्रांजिएंट, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप बोलोगे ये भी टी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड क्या है? द, देयर। यहाँ क्या है? टेरिबली ट्रांजिएंट, दोनों में टा साउंड आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी साउंड पर स्ट्रेस देना है, ना कि वर्ड पर, ओके। तो टेरिबली ट्रांजिएंट क्या है यहाँ पे? एलिट्रेशन। अगेन और क्या है एलिट्रेशन? और हम कहाँ देख सकते हैं? मैंने अंडरलाइन करा है कहीं पर, तो चलिए देख लेते हैं आगे, अगर कहीं छूट भी गया हो तो आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज व्हेन टू ऑपोजिट आइडियाज आर जॉइंड, जब दो ऑपोजिट आइडियाज को ज्वाइन किया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है? लेबर्ड इज, ठीक है। लेबर का मतलब होता है बहुत कड़ी मेहनत करना, लेबर करना, राइट। और ईज मतलब होता है कोई काम बहुत इजिली हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? दो ऑपोजिट वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है? ऑक्सीमोरन, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एपिथेट मतलब एडजेक्टिव ग्रामेटिकली क्वालिफाइज अ नाउन। जब एक नाउन के साथ आपको एक एडजेक्टिव नजर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफर्ड एपिथेट। और ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ठीक है। देख लीजिए ट्रांजिएंट फीट, फीट हियर इज नाउन, इसके साथ क्या लिखा है? ट्रांसिएंट वर्ड लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर फीट किसको सिग्निफाई कर रहा है? ह्यूमन बींग्स को। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है? ट्रांजिएंट है इन नेचर, मतलब कि शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है इस अर्थ के ऊपर, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओके। अब नेक्स्ट लास्ट वन इज राइमिंग स्कीम। कि राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की? फर्स्ट स्टैंजा में 9 लाइन्स एंड देन 6 एंड देन 4, तो कोई पर्टिकुलर फिक्स राइमिंग स्कीम इसके अंदर फॉलो नहीं की जा रही है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इस पोएम की जो राइम स्कीम है, दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, ठीक है। फ्री वर्स मतलब कोई राइमिंग स्कीम यहाँ पर इस्तेमाल की नहीं जा रही है। सो विद दिस आई कम टू एंड दिस वीडियो। यहाँ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसी चैनल पर आपको हरप्रीत क्लासेस पर 9, 10th की भी इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।